नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सूर्य आज से उत्तरायण हो गए हैं। इस मौके पर देश भर में अलग अलग त्योहारों को मनाया जा रहा है। कहीं पोंगल की धूम है तो कहीं मकर संक्रांति का उत्साह देखने को मिल रहा है। असम में भी माघ बिहू मनाया जा रहा है। कैसी है त्योहारों की धूम देश भर में और इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कही बड़ी बात, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात पश्चिम बंगाल के, जहां एसआईआर और आईपैक के रेट के मामले पर राजनीतिक लगातार गरमाई हुई है। बताएंगे आपको भारतीय समुद्री जहाज कॉन्डियन की कहानी। दिखाएंगे खबर ईरान के, जहां के हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके बाद भारत सरकार ने भी आज अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में लिया हिस्सा। त्योहार को बताया प्रकृति, परिवार, समाज के बीच संतुलन बनाए रखने का मौका। कहा दुनिया को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का माध्यम पोंगल पर्व बना ग्लोबल। पीएम मोदी गुरुवार को करेंगे 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में 42 राष्ट्रमंडल देश करेंगे शिरकत। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर घमासान जारी। मुर्शिदाबाद के फरक्का में एसआईआर प्रक्रिया रोकने का प्रयास। वीडियो कार्यालय में तोड़फोड़ और चुनाव अधिकारियों पर हमला। टीएमसी विधायक एम इस्लाम पर लगा आरोप। अठारह दिन की समुद्री यात्रा के बाद आईएनएस वी कॉन्डियल पहुंचा मस्कट। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएसवी विकास और विरासत की जीवंत नजीर। भारत ओमान रिश्तों को मिला नया आयाम। ईरान में प्रदर्शनकारियों को लेकर ट्रंप के बयान पर ईरानी न्यायपालिका के तेवर सख्त। भारतीय नागरिकों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। ईरान छोड़ने की दी सलाह। हेल्पलाइन नंबर किए गए जारी। तमिलनाडु में मनाए जाने वाला पोंगल पर्व की धूमधाम आज पूरे देश में देखने को मिल रही है। दिल्ली में पीएम मोदी ने भी पोंगल पर्व में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के दिल्ली के आवास पर हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पोंगल अब वैश्विक पर्व बन गया है और तमिल संस्कृति देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल उन्हें तमिल संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला, जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की साझा विरासत है। वाळगा तमिल, वळगा भारतम। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल पर्व को प्रकृति के प्रति प्रेम का त्योहार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मिशन लाइफ, अमृत सरोवर, एक पेड़ मां के नाम जैसी तमाम योजनाएं इस पर्व की ही मूल भावना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पोंगल के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मेहनत और उनके योगदान की जमकर सराहना की। तमिलनाडु के सलेम जिले के किसानों ने कहा कि पोंगल कड़ी मेहनत, आभार और समृद्धि का प्रतीक है, जो सूर्य देव, मवेशियों और कृषि के प्रति सम्मान को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने पानी बचाओ, पृथ्वी बचाओ का संदेश दिया है, जो फसल विविधता और मिट्टी की सेहत को बढ़ावा देता है। इस संदेश ने किसानों को और अधिक प्रेरित किया है। I am the farmer and physiotherapist. Our farmers are the backbone of our earth and nation. On this Pongal, we salute our farmers and today our beloved Prime Minister Modi ji emphasizes the national farming, save water, save earth. For the natural farming, zero budget farming, a major push to reduce the chemical use, improve the soil fertility and enhance the nutritional value. And farmer welfare initiative, direct benefit transfers. Viksit Krishi Sangam Abhiyan is encourage the farmer scientist interaction, and finally the global contribution. Jai Hind, save water and save earth. I am doing organic farming. Today our Prime Minister spoke about one drop more crop to make farming environmental friendly. It is very much inspiring and encouraging for the youngsters, for new thinking to bring a natural environmental. We are very much proud to be an Indian, to have a great Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, to inspiring and motivating farmers. Previously, I was working in an e-commerce company, and right now I'm doing organic farming. In recent days, our Honorable Prime Minister Shri Modi ji has spoken about the natural farming and conservation of water. So please save the water. So I request everyone to change into organic farming. And central government is providing lots of schemes and subsidies to our farmers. My sincere thanks to our central government. तो तमाम किसान खुश हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री की उन तमाम बातों को लेकर जो आज उन्होंने कही हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही आज पूरे देश में अलग अलग त्योहारों की भी धूम देखने को मिल रही है। प्रकृति और फसलों से जुड़े इन त्योहारों को अलग अलग राज्यों में अनेक नामों से मनाया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज पूरा देश त्योहारों की खुशियों से सराबोर दिखाई पड़ रहा है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, तो दक्षिण भारतीय राज्यों खासकर तमिलनाडु और केरल में पोंगल की धूम देखने को मिल रही है। उधर पूर्वोत्तर के राज्य असम में भी माघ बिहू के हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक आज पूरा देश
फसलों की कटाई से जुड़े प्रमुख उत्सव के माहौल में डूबा रहा। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही आज उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने हरिद्वार, वाराणसी और प्रयागराज के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। वहीं गुजरात और राजस्थान में आसमान रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार रहा। अपने तय दिल से मकर संक्रांति के दिवस पर शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। हमारे मराठी में बोल है कि गोड़ गोड़ बोल, मतलब अच्छी अच्छी बातें मकर संक्रांति के दिवस पे होनी चाहिए। अपनी शैली, चरित्र, चाल में सदैव उच्च मूल्यों और सिद्धांतों को हमें अपनाना चाहिए। इसी भाव के साथ मैं अपनी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं समूचे प्रदेश के वासियों को। दक्षिण भारतीय राज्यों, खासकर तमिलनाडु और केरल में पोंगल के त्योहार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान लोगों ने नए चावल, गुड़ और दूध से पारंपरिक पोंगल बनाया। साथ ही लोगों ने अपने घरों के बाहर शानदार रंगोली बनाकर भगवान सूर्य, प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया। उत्साह के साथ, उमंग के साथ और नई ऊर्जा के साथ, और समाज में मंगल कामना, समाज के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी समाज के लोग मंगल में रहें, खुश रहें, और हमारे किसान भाई वो विशेष करके जो उन्होंने हम सब की चिंता अन्नदाता के रूप में की है, वह ज़रूर उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। पूर्वोत्तर राज्य असम में माघ बिहू को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने सुबह पारंपरिक मेजी को जलाकर अग्नि देवता की पूजा की, साथ ही सुख समृद्धि की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिल के जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है, तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती है और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है, the taste of India। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, I was a bright student। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it। मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए,
आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। शिव प्रकाश जी सिर्फ 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके माँ बाप को सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद अब खबर बंगाल से। आईपैक में रेड के दौरान ममता बनर्जी की दखलंदाजी के मामले को लेकर आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने इस रेड के दौरान कोई भी जब्ती नहीं की, जिसके बाद टीएमसी की अपने डेटा सुरक्षा से जुड़ी याचिका को कोर्ट ने निस्तारण कर दिया और ईडी की याचिका पर फिलहाल स्थगन कर दिया है, क्योंकि ईडी ने हाईकोर्ट में से मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने की बात कही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में के अलावा बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर भी सियासत लगातार गरमाई हुई है, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का नया दौर देखने को मिल रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में बुधवार को आईपैक रेड मामले को लेकर ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले मामले में 9 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट में भारी हंगामा हुआ था, जिसे लेकर ईडी ने दावा किया था कि सुनवाई के दौरान टीएमसी समर्थकों ने माहौल बिगाड़कर सुनवाई नहीं होने दी। इस बीच ईडी ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां 15 जनवरी को सुनवाई होनी है। ईडी ने कोलकाता हाईकोर्ट में मामले में सुनवाई न करने और स्टे ऑर्डर जारी करने का अनुरोध किया और कोर्ट ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए मामला फिलहाल स्थगित कर दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट में ईडी के वकील और टीएमसी के वकील के बीच बहुत तीखी बहस हुई। तृणमूल के वकील मेनका गुरुस्वामी ने कोर्ट से अनुरोध किया कि पार्टी केवल अपने डाटा की सुरक्षा का अनुरोध कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकील कल्याण बनर्जी ने सुनवाई स्थगित करने संबंधी ईडी की याचिका पर आपत्ति जताई। मामले पर ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ के समक्ष कहा कि मामला किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का है। 9 जनवरी को कोर्ट रूम में हुई अफरा तफरी को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल ने नोटिफिकेशन जारी करके बुधवार को सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए कई जरूरी निर्देश दिए थे। आईपैक रेड से जुड़े मामले में सीएम ममता बनर्जी पर दखल अंदाजी के ईडी के आरोपों के बीच भाजपा आक्रामक है और ममता बनर्जी पर पद का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। ममता जी ने वहां से फाइल उठाने के लिए अपने किसी निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया और खुद अपने हाथ से जाकर फाइल ली। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बहुत असहज होकर बौखलाहट में इस प्रकार के कार्य कर रही हैं। ये चोरी और सीना जोड़ी वाली, ये बांग्लादेशियों के बल पे बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती। जहां एक और बंगाल में आईपैक रेड के समय ममता बनर्जी की दखलंदाजी का मुद्दा छाया हुआ है, तो वहीं एसआईआर को लेकर भी राज्य की सियासत गर्मा गई है। जहां टीएमसी और ममता बनर्जी लगातार इस मुद्दे पर विरोध कर रही है, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी पर घुसपैठियों का साथ देने और राज्य के आम लोगों के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। ये जानते हुए कि ये रोहिंगा और मृत वोटर ये सब लोग है, आप लोग को तो पहले इसका व्यवस्था लेना चाहिए था, लेकिन अब लिए नहीं, क्योंकि आप यही वोट से जीतते आए हुए हैं। 54 लाख में एक भी मतदाता अगर ममता बनर्जी जी को लगता है कि गलती से इनका नाम कटा है, तो आज भी चुनाव आयोग इस प्रावधान को जारी रखा है कि वो अपने मतदाता का जो है क्लेम कर सकते हैं। ममता बनर्जी जी के साथ दिक्कत क्या है कि वह भारत के बंगालियों के भरोसे इलेक्शन में नहीं गई हैं, बल्कि बांग्लादेश और रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के भरोसे चुनाव में गई हैं और उनको लग रहा है कि अगर रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशी मुस्लिमों के वोट कटेंगे तो यह उनका वोट बैंक डैमेज होगा और इसीलिए इतनी परेशान है वो। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया में ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल गलत नामों को काटने के लिए फॉर्म 7 भरना होता है, लेकिन बंगाल में राज्य सरकार के कर्मचारी फॉर्म 7 नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते घुसपैठियों के नाम को काटने की प्रक्रिया बाधित हो रही है और ये काम ममता बनर्जी की शह पर हो रहा है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत ही लोगों को जारी किए गए नोटिस भी देरी से मिलने पर ममता बनर्जी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर मामला गहराता जा रहा है। टीएमसी नेताओं के जरिए चुनाव अधिकारियों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा घटना मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का की है, जहां
स्थानीय विधायक एम इस्लाम के नेतृत्व में चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर हमला किया गया। फरक्का में विधायक एम इस्लाम के नेतृत्व में हुए इस हमले में बीडीओ ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए चुनाव से जुड़े अधिकारियों पर भी हमला किया गया। तो ये आज फरक्का की तस्वीरें हैं, जहां पर टीएमसी के स्थानीय विधायक अपने समर्थकों के साथ बीडीओ ऑफिस पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने का काम करते हैं और उसके बाद कई प्रकार के चुनावी कहा जाए या राजनीतिक बयानबाजी भी करते नजर आते हैं। तो ये अपने आप में मौजूदा सूरत हाल पश्चिम बंगाल का एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। तो बंगाल के तमाम हालातों पर ही हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष दीदी बनाम ईडी कोर्ट में घमासान, क्योंकि आज ईडी रेड के मामले में ममता बनर्जी के दखलंदाजी के मामले पर सुनवाई हुई और कल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो अपने आप में मामला सियासी रूप से गरमाया हुआ। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर अब्र सेन है, बीजेपी के प्रवक्ता, संजय सरकार टीएमसी के नेता, प्रकाश चंदोलिया संपादक राष्ट्रीय महानगर कोलकाता और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय सरकार जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि आज जो कुछ भी कोलकाता हाई कोर्ट में हुआ, ईडी ने साफ कहा कि साहब आईपैक रेड में उन्होंने कुछ भी जब्ती नहीं की है और टीएमसी ममता दीदी खुद लगातार इस बात को लेकर हंगामा करते रहे कि साहब वो हमारा डेटा चुरा कर ले गए। कोर्ट ने भी माना ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो ये हंगामा क्यों? अच्छा, आपको बात सही है, कोर्ट के बात सही है, ईडी को बात सही है, ना शुभेंदु अधिकारी का बात सही है और ना जो बंगाल का जो एक न्यूज चैनल दिखा रहा है उनको बात सही है। मैं आपको पूछने चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है कुछ भी डाटाबेस ममता बनर्जी वहां से लेके निकाल के नहीं पाया, जो भी डाटाबेस है 4-5 हाथ होके निकाल गया बाहर। एक चैनल में कल कंटिन्यू देख, हम नाम अगर आप परमिशन देंगे तो हम उसको बारे में भी बोल सकते हैं। वो चैनल रिपब्लिक बंगला बोल के बोले दीदी कुछ भी लेके निकालने पे जो भी है ईडी को हाथ में है, ईडी हटा दिया पूरा सामान को। तो किसको बात सही है आप पहले बताइए। हम लोग तो बोला हम लोग कुछ लेके नहीं पाए, ईडी सब कुछ लेके भाग गया है। हम बोल रहे हैं जो जितना डाटा बेस है सब कुछ लेके भाग गया। तो अभी आप बताइए, आपको कोर्ट में हम वो मैंने बताने चाहते, आप बताओ ये सही कौन गलत है। नंबर टू मौसम सरकार बोल के एक एईआरओ मतलब जो उसने रिजाइन का कारण क्या मालूम है? बोला हम अनैतिक काम नहीं कर सकता, हम इलीगली कुछ काम नहीं कर सकता। हमको इंडिया चुनाव आयोग से इतना प्रेशर किया जा रहा है, किसी को भी नाम तुम काटना ही पड़ेंगे, नहीं तो तुमको नौकरी से हम लोग सस्पेंड करने की व्यवस्था करेंगे। अब वो भी चाहिए तो मौसम सरकार का हम रिजाइन जो बगनान में किया है वो हम आपको दे सकता है। नंबर 3, भारतीय जनता पार्टी को ये बिल्कुल जानकारी हो चुके हैं, ये इस बार उनको नेता सायंतन बोसु बोल रहा है 26 में 30 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने का उम्मीद नहीं है। अभी क्या करना है, हर तरफ से ये खेलने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर ये बताइए इतना साल कहां पर गया, आज तक को रेट नहीं हुआ, अचानक चुनाव जैसे आता, जहां चुनाव आता है, झारखंड में आता तो झारखंड, दिल्ली आता तो दिल्ली, बंगाल आता तो बंगाल, अगर दूसरे कोई स्टेट में, अगर हिमाचल में चुनाव हिमाचल में भी हो जाएंगे। अभी केरल में भी देखिए थोड़ा बहुत वहां पर भी चालू किया था, वहां पर भी कुछ नहीं कर पाए हैं, कोई सोना होना स्मगलिंग मामले वहां पर भी सीबीआई ईडी के लगा दिया। तमिलनाडु में स्टालिन को। देखिए संजय जी बात ये है कि आप जो बात कह रहे हैं, अगर पहली बात से शुरुआत करते हैं, ममता दीदी आखिर पहुंचती क्यों है? मतलब अगर कोई एक जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, रेड कर रही है, अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए, आप उसमें दखलंदाजी करते हैं, ये तो संवैधानिक पद का दुरुपयोग है ना सीधे तौर पे। देखिए, अगर आप मेरे जहां पर ट्रेजेडी है, जहां पर हम लोग पूरा प्लान प्रोग्राम रणनीति बनाया जाता है, अगर वहां घुसने के बाद वहां आपको क्या मतलब है, कौन कैंडिडेट लिस्ट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट कौन है, बूथ का प्रेसिडेंट कौन है, कौन चुनाव लड़ना नहीं लड़ना, वो फाइल उसको चुराना चाहिए। भारतीय जनता चुरा सर वो भ्रष्टाचार के मामले में कोयला घोटाले से जुड़े एक रेड का मामला है, आप उसको वो ईडी साफ तौर पे कोर्ट में कह रही है कि इसका किसी राजनीतिक दल इंक्लूडिंग टीएमसी से कोई लेना देना नहीं। खैर मैं आता हूं, बाकी मेहमान मेरे साथ हैं। अब्र सेन जी लगातार वही कह रहे हैं कि साहब आप हर तरीके से घिरते जा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के आप हथकंडे अपना रहे हैं, आपको चुनाव में जीत हासिल करनी है, इसलिए आप ये तमाम कोशिश कर रहे हैं। अब्र सेन देखिए, बढ़िया बोले टीएमसी के प्रवक्ता। आज तो कोर्ट में जो टीएमसी के तरफ से थे वकील, उनको न रख के संजय जी को रहना चाहिए था। अगर संजय जी ये सब बोलते तो शायद कोर्ट पे कुछ और ही मैटर उठ के आता, लेकिन कोर्ट में क्या उठ के आया? कोर्ट में ये उठ के आया कि जो भी दस्तावेज आईपैक के ऑफिस या फिर आईपैक के कर्णधार के घर से वो लेके गई, वही सारे दस्तावेज हैं।
कोई भी रिपब्लिक बांग्ला दस्तावेज। जर्नलिस्ट सही है। अरे भाई साहब आप थोड़ा रुकिए। संजय जी, आपके समय किसी ने नहीं बोला, इतना थोड़ा धैर्य रखिए आप प्लीज। आप डिबेट में अन्य मेहमानों के साथ मौजूद है, बाकी लोगों का भी सम्मान कीजिए। सबने आपकी बात का सम्मान किया, सुन रहे हैं सब आपको, प्लीज। डकैती करते हैं, इनसे क्या सम्मान एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? टीएमसी के शीर्ष नेत्री ममता बनर्जी पे आज ये अभियोग है कि उन्होंने डाका डाला है। ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। और किनको लेकर डाका डाला है? पुलिस को साथ लेकर डाका डाला है, डीजी को साथ लेकर डाका डाला है, कमिश्नर पुलिस को साथ में लेकर डाका डाला है, चीफ सेक्रेटरी को साथ में लेकर डाका डाला है। इससे घिनौनी चीज हो सकती है गणतंत्र में? फेडरल स्ट्रक्चर का धज्जिया उड़ा दिया ये तृणमूल कांग्रेस ने। और इनका बात देखिए, ये लोग मानते हैं कि क्योंकि आईपैक एक प्राइवेट संस्था, इनका वोट कुशली है, इसलिए दे आर हैविंग इम्यूनिटी फ्रॉम द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट। कैन दैट बी अ लॉजिक? ये प्राइवेट प्रोवन है कि हवाला का नहीं, अब संजय जी वो ये कह रहे हैं, संजय जी प्लीज देखिए, आपके इसमें किसी ने नहीं बोला। अब संजय जी वो ये कह रहे हैं क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहा है, तो ऐसे में अब आप उनको टारगेटेड तरीके से उनकी रणनीति को हथियाना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, इसलिए आप ये कर रहे हैं। चुनाव हर साल कुछ ना कुछ चुनाव रहता है। किसी बार विधानसभा चुनाव रहेगा, किसी बार समवाय चुनाव रहेगा, किसी बार कॉर्पोरेशन चुनाव रहेगा, तो किसी बार लोकसभा चुनाव रहेगा। तो पांचों के पांचों साल तो चुनाव में निकल जाएंगे। तो संजय जी प्लीज, आप देखिए लगातार इंटरवीन कर रहे हैं, आपको किसी ने इंटरवीन नहीं किया, प्लीज संजय जी। अगली बार आपको बोलने नहीं दूंगा भाई साहब, मैं अभी चैलेंज कर रहा हूँ। अगली बार संजय जी ये देखिए, ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा अधीर हो रहे हैं। मतलब आप तार्किक लॉजिकल तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप लगातार लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर बीच में बोला ना तो एक लाइन नहीं बोलने दूंगा। अब संजय जी आप प्लीज अपनी बात, अब ओके संजय जी प्लीज, अब संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं ये एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला अभी पेंडिंग है। ये अभियोग आ रहा है मुख्यमंत्री के कि उन्होंने डाका डाला है। इससे घिनौनी चीज और क्या हो सकती है? डाका डाला है कब? जब ईडी रेड कर रही थी। तो इसका मतलब ऐसा कुछ दस्तावेज था जो अगर डाका वो ना डालती, अगर ईडी के हाथ लगती, तो टीएमसी का टॉप ब्रास फंस जाते, ममता बनर्जी खुद फंसती, उनके भाई को खुद फंसते। इस डर से उन्होंने ये किया है, इस डर से उन्होंने किया है, और ये लोग बौखला गए हैं अभी। ठीक है प्रकाश जी, सवाल ये है कि इस पूरे मामले में इस रेड और उसके बाद ममता दीदी की दखलंदाजी और अब कानून की दहलीज पे, पहले हाई कोर्ट, अब कल अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या है जो अपने आप में छुपाने और बचाने की कोशिश हो रही है? मामला किधर जाता दिखाई पड़ रहा है आपको प्रकाश चंद्रलकर जी? आरेंद्र जी, मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की पार्टी को वोट बैंक दरकता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए चारों तरफ से बंगाल के अंदर में अराजकता का माहौल बना हुआ है। ये न्याय की इज्जत नहीं करेंगे, राजनीतिक पार्टियों की इज्जत नहीं करेंगे, केंद्रीय एजेंसियों की इज्जत नहीं करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में फरक्का में इनकी पार्टी के एमएलए ने जो कुछ किया है, क्या उसका भी गुणगान कर देंगे संजय बाबू? इनके मुख्यमंत्री जब स्वयं जाकर के ईडी की दखलंदाजी करती, ईडी की जांच में दखलंदाजी करती हैं, और चल रही जांच भ्रष्टाचार जो सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ के कोयला घोटाले की जांच है, उस जांच में जाकर के भारतवर्ष के इतिहास में पहली बार होता है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस प्रकार जाकर के जांच में दखल दे और कागजात उठा करके ले आए। अब इनका दावा जो है कि उसके अंदर में चुनाव के बहुत कागजात रहे होंगे, ये हो रहेंगे। तो संजय दा, इस बात का जवाब दे दीजिए कि आपका तृणमूल भवन क्या कर रहा है? आपकी पार्टी का जो मुख्यालय है, क्या उसके अंदर में कुछ कागजात रहते होंगे, या सारा सब कुछ आपने इसी को दे दिया? एक कॉर्पोरेट एजेंसी है, इस कॉर्पोरेट एजेंसी के लोग गोवा के अंदर में चुनाव के समय आपके जो करोड़ों रुपए अवैध रूप से ट्रांसफर हुए हैं उसकी जांच करने के लिए जाती है, और आप उसको कह रहे हैं कि वो कागजात उठा करके ले जाएंगे। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रीय एजेंसी हो या कोई भी पुलिस या प्रशासन की जांच करने वाली कोई एजेंसी हो, जब कहीं कोई किसी प्रकार के कागजात बरामद करती है तो उसकी सीजर लिस्ट देती है। अगर वहां पर ईडी ने कुछ भी बरामद किया होता तो वहां से निकलने के पहले बाकायदा सीजर लिस्ट दी होती। आप कैसे डाका डालने की बात कर रहे हैं? वो जांच के दौरान जाकर के आप उठा के ले आ रहे हैं, और फरक्का के अंदर में आप जाकर के एसआईआर के कार्रवाई के बीच में जाकर तोड़फोड़ करते हैं। वीडियो अधिकारी तो पश्चिम बंगाल सरकार का कर्मचारी है, उसके ऊपर में हमले हो रहे हैं। क्या कुछ बचा है? क्या कुछ? ठीक है संजय जी, आप अभी एसआईआर को लेकर भी बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे थे साहब। राजनीतिक तौर पर ये लोग तमाम ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। फरक्का का वीडियो भी हमने भी दिखाया और आपने भी देखा होगा। आपके स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मेरा स्पेसिफिक सवाल, उम्मीद करता हूं इसका जवाब देंगे आप। देखिए, मैं एक चीज आपको पहले तो प्रकाश चंडलिया ये नहीं जानता है कोल मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर कोल के अंडर में आता है, और उसको देखभाल करते हैं वीडियो अभी राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया का काम कर रहे हैं। एक सेकंड, अब
अभिषेक जी एक सेकंड सरकार, संजय जी सवाल ये है संजय जी, आपके स्थानीय विधायक के कृत्य को आप ये मानते हैं वो ठीक था, आप उसको जस्टिफाई मानते हैं? लेकिन इस तरफ से अगर काम अगर ईडी अगर अनैतिक कुछ भी काम करेंगे, हम आपको बोलते हैं ईडी को नहीं, अभी फरक्का पे आते हैं, संजय सरकार जी फरक्का पे आते हैं, फरक्का के वीडियो पे आते हैं, संजय जी फरक्का के वीडियो पे आते हैं। प्रकाश जी आप एक सेकंड, संजय जी फरक्का के वीडियो में स्थानीय आपके टीएमसी के विधायक का जो कृत्य है, क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं, मानते हैं वो ठीक है? किसी का नाम काटेंगे तो ऐसे किया जाएंगे, अगर किसी का नाम काटेंगे तो ऐसे किया जाएंगे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि इसी अराजकता के साथ एसआईआर की प्रक्रिया को आप रोकने का काम करेंगे? संजय जी अब एक सेकंड संजय जी आप सवाल तो सुनिए, आप लगातार आपका देखिए राष्ट्रीय आपका पार्टी का मंच है, आप बहस का हिस्सा है, आप मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए इस प्रकार की अराजकता टीएमसी करेगी? संजय जी जमीन का नीचे से आप ईडी को उठा के लेकर आएंगे जो ईडी। अरे संजय जी सवाल तो सुनिए, संजय जी लगातार बोलेंगे जवाब नहीं देंगे, लगातार बोलेंगे जवाब नहीं देंगे, सवाल नहीं सुनेंगे आप। नहीं मतलब ये इतनी ज्यादा उत्सुकता किस बात की है आपको? अरे संजय जी सवाल तो सुनिए, अरे संजय जी एक सेकंड जरा धैर्य से सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि आपके फरक्का के स्थानीय विधायक का ने जो काम किया है, क्या टीएमसी उस काम को जस्टिफाई करती है, उसको मानती है, उसके साथ खड़ी हुई है, हाँ या ना? हम बोल रहे हैं अगर इलीगली वहां पर चुनाव आयोग किसी को नाम काटता है तो एमएलए मनोरुल इस्लाम एकदम अच्छा काम किया। अगर ईडी नहीं अभी नाम काटा, ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है, नाम सर कहां कट गया? अभी तो उस विधायक को और आपकी पार्टी को उन तमाम लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जिनका नाम कट गया है। आप लोग अगर ऐसी अराजकता करेंगे तो क्या संदेश जाएगा? अब्रसेन जी वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नाम कटेगा तो ऐसे ही काम करेगी टीएमसी और उनके स्थानीय विधायक का वो काम को जस्टिफाई मानते हैं। अब्रसेन जी जल्दी से। हाँ इन्होंने जो कहा ये तो क्लियर है, हम जो कह रहे हैं वो पूरा प्रूवन हो गया। हमारे बंगाल में पूरा फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ काम कर रही है टीएमसी सरकार। वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मानती, वो एसआईआर प्रोसेस को नहीं मानती, एसआईआर के हियरिंग प्रोसेस को नहीं मानती। साधारण लोगों का कितना हैरेसमेंट हो रहा है समझिए आप। इसके पहले भी असित मजुमदार नाम के एक एमएलए ने ऐसे ही हियरिंग को रोक दिया था। टॉप ब्रास ऑफ टीएमसी सपोर्टेड हिम एट दैट टाइम एंड टुडे आल्सो टीएमसी प्रवक्ता ये जो एक्शन तोड़फोड़ ये हुआ है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग गणतंत्र के पक्ष में है या फिर नहीं वो ये कह रहे हैं कि साहब आप गलत तरीके से नाम काट रहे हैं, मतलब एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पे गलत तरीके से नाम काट रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। अगर इनका ये अभियोग है भी, इन्होंने तो मामला किया है सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं बोल पाते, सुप्रीम कोर्ट में मुंह में सेलोटेप लगा रखते हैं और यहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं। ये कैसा नाटक है इनका? ठीक है प्रकाश चंदौलिया जी, सवाल ये है कि जमीन पे कुछ और बात, कोर्ट में कुछ और बात, राजनीतिक मंच से कुछ और बात, क्या ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है या फिर इसकी जमीनी सच्चाई भी थोड़ी अलग है? प्रकाश जी। आर्येंद्र जी पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल पार्टी का कोई साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी कोई कार्य करता है तो उसका साइन बोर्ड पे लिखा होता है ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से। ममता बनर्जी ने एसआईआर के शुरुआत में ही कह दिया था कि हम इसका विरोध करते हैं, बंगाल में नहीं होने देंगे। उसके बाद कभी इनके बीएलए आकर के आंदोलन करते हैं, कभी बीएलओ के ऑफिस में, चुनाव अधिकारियों के ऑफिस में करते हैं, और आज इनके एमएलए ने जो कुछ किया है वो भी ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से ही किया होगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी जब जाकर के स्वयं ईडी की छापेमारी में कागजात छीन के ला सकती है तो उनका एमएलए क्यों नहीं कर सकता है? और आर्येंद्र जी ये तो वो तस्वीर है जो आज सामने आई है। हर दिन पश्चिम बंगाल के हर जिले के अंदर में जिस प्रकार की चीजें हो रही है, विपक्षी पार्टियों को ये कहीं पर सभाएं नहीं करने देते, डरा धमका करके रखते हैं। और आप कल्पना करें कि अभी तो शुरुआती दौर है, जब तक अप्रैल में मतदान का समय आएगा तब तक स्थिति कितनी खराब होगी। 2021 का वो दौर याद कीजिए जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी। एक विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए की लाश लटकती हुई बरामद हुई थी। सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। 70,000 से लोग बंगाल छोड़ करके आसाम में शरण लेने के लिए बाध्य हुए थे। ये हमारे संजय दा बड़े अच्छे मित्र हैं। संजय दा थोड़ी ईमानदारी का प्रयोग करिए और आज आप कह रहे हैं कि उसके आपके फरक्का के एमएलए ने जो कुछ किया वो सही किया है। ये बहुत शर्मनाक बयान है, आपको ये बयान वापस लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल के गणतांत्रिक इतिहास में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण आपका बयान है, इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। हिंसा की राजनीति बंगाल के लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस माहौल से बंगाल को बचाइए। लोगों के एक एक खून की कीमत है, जन्म दोबारा नहीं मिलता है।
ये कम से कम आपका 15 वर्ष का शासन है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा आर्येंद्र जी, इस ऐसी राजनीति के कारण और इनकी पार्टी के ऐसे नेताओं के कारण ममता बनर्जी के शासन में जो कुछ अच्छे काम भी हुए हैं वो सारे अच्छे काम ढक जाते हैं और केवल हिंसा ही दिखाई पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक स्थानीय विधायक इस प्रकार से इस प्रक्रिया में बाधा पहुंचाता है और पार्टी उसके इस कृत्य के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां आज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच MDH। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। सदियों पूर्व भारतीय समुद्री पोतों के माध्यम से होने वाले व्यापार को एक बार फिर से उसी तरीके से दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया गया है। भारत के महान नाविक कौंडिल्य के नाम पर पारंपरिक जहाज INS वी कौंडिल्य 18 दिन की समुद्री यात्रा करके आज मस्कट पहुंचा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, जहाज के कमांडर सहित बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने भारत की समृद्ध विरासत की जमकर तारीफ की। ये जश्न है इतिहास को एक बार फिर जीने का। जी हाँ, भारत में तैयार हुए पारंपरिक जहाज INS वी कौंडिन्य 18 दिन की समुद्री यात्रा पूरी कर ओमान के मस्कट पहुंचा। जहाज पर कमांडर विकास शयोराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स ने भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को एक बार फिर जीवंत कर दिया। कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। उन्हीं के नाम पर जहाज का नाम रखा गया। ये जहाज अजंता की गुफाओं में चित्रित 5वीं शताब्दी ईस्वी की एक जहाज पर आधारित है। इस पारंपरिक जहाज को भारत में हाथ से सिलकर तैयार किया गया है, जिसमें प्राकृतिक सामग्री और तरीकों का इस्तेमाल किया गया है जो कई सदियों पुराने हैं। ऐतिहासिक स्रोतों और चित्रात्मक साक्ष्यों से प्रेरित ये पोत भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण, नाविकता और समुद्री नेविगेशन की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
ये यात्रा उन प्राचीन समुद्री मार्गों का अनुसरण करती है जो कभी भारत के पश्चिमी तट को ओमान से जोड़ते थे, जिससे हिंद महासागर में व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और निरंतर सभ्यतागत बातचीत संभव होती थी। मस्कट में INSV कौंडिन्य का आगमन दोस्ती, आपसी विश्वास और सम्मान के स्थायी बंधन का एक शक्तिशाली प्रतीक होगा। ये यात्रा गुजरात और ओमान के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को भी उजागर करती है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि ये एक मौका है जहां हम दुनिया को अपनी विरासत दिखा रहे हैं। विकास भी विरासत भी, और अपने विरासत को हम कैसे संरक्षण करें और कैसे हम दुनिया को दिखाएं, क्योंकि 5000 साल पहले भारत दुनिया की प्रमुख मैरीटाइम नेशन हुआ करती थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल भी मस्कट में उपस्थित थे। जहाज पर कमांडर विकास शयोराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर्स सवार थे। सफर कितना चुनौतीपूर्ण था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिप पर न कमरा था और न बिजली और न ही पीने का पानी। समुंदर में कभी भी अपना आराम से नहीं बैठ सकते, वहाँ कुछ ना कुछ, या तो हवा नहीं रहेगी तो भी हमें परेशानी है, हवा ज़्यादा आ गई तो भी परेशानी है। तो आपको आपके अनुकूल हवा मिलना मुश्किल रहता है, बट हमने सारी परिस्थितियाँ जो भी थी वो हमने सही से झेली और 17 दिन के बाद हमारा ये सफ़र पूरा हो गया। जहाज का नाम पहली सदी के प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिंद महासागर पार कर मेकांग डेल्टा तक की यात्रा की थी। ये एक ऐतिहासिक दिन है और मुझे एज अ इंडियन सिटीज़न इतना गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हमारे जो 18 ब्रेव सेलर्स हैं उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करा और जो एक विजन था प्राइम मिनिस्टर का उसको वो पूरा करके आ रहे हैं। जहाज के पोरबंदर से ओमान के मस्कट पहुंचने पर यहाँ रहने वाली भारतवंशियों ने गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। ये जो पूरा एपिसोड जो किया जा रहा है, टू रीलिव द पास्ट ग्लोरी, टू रीलिव द पास्ट मेमोरी, it helps establish cultural ties with Oman and India. So I think इस तरह के प्रोजेक्ट्स को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हमको एक एक्सक्यूज मिले टू reinforce our old relationships with the country. ये करीब 1400 किलोमीटर की ये यात्रा रही थी और आज ये यात्रा समाप्त हुई है। हम कह सकते हैं कि आज का दिन दोनों देशों के समुद्री रिश्तों को एक नई ऊंचाई, एक नई गहराई देने के लिए ऐतिहासिक दिन है। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, मस्कट, ओमान। और हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त नीरज हमारे साथ में मस्कट से ही जुड़ रहे हैं। नीरज, अगर बात की जाए तो विरासत की इस पहल का एक बार फिर से किस तरीके से स्वागत हुआ, क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आपने तमाम लोगों से बात की, क्या एक विरासत और विकास की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपको समझ में आया? देखिए, बिल्कुल, जब आप विरासत की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखें कि भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है, समृद्ध विरासत रही है और वो तमाम क्षेत्रों में है, चाहे हम साहित्य की बात करें, योगा की बात करें, इसके अलावा आप देखें कि जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी कि किस तरीके से और किस तकनीक का जो प्रयोग है वो हम करते थे। आज से कई सौ साल पहले जब समुद्र में इस तरह के जहाज जाते थे तो कई तरह के चैलेंज भी होते थे, लेकिन आप देखें कि हमारी तकनीक कितनी सशक्त थी कि आज भी जब हमने जो चालक दल के जो तमाम सदस्य हैं उनसे बात की, उनका ये कहना था कि जो समुद्र है वो कई बार डिस्टर्ब भी पैदा कर रहा था, हवाएं भी काफी तेज थी और जो लहरें हैं वो लगातार परेशानियां पैदा कर रही थी, लेकिन जहाज का निर्माण और उसकी जो बनावट है वो इस तरह की थी कि किसी भी तरह की जो परेशानियां हैं वो सामने नहीं आई और जो रास्ता है वो सफलतापूर्वक संपन्न किया। तारों को देखकर, इसके अलावा पुराने जो मेथड जो हमारे साहित्यों में जिस तरह का उल्लेख है, हमने देखा कि अजंता में जिस तरह के चित्र बनाए गए थे उसी तरह की ये डिजाइन है और खास तौर से इसमें जब लकड़ी का प्रयोग किया गया तो लकड़ी को इस तरीके से, इस तकनीक से जोड़ा गया है कि उसमें कोई भी लोहा या स्टील इस तरह का जो धातु है वो प्रयोग देखने को नहीं मिला। जो शिप का बाहरी हिस्सा है जो खास तौर से लहरों से टकराता है, उस हिस्से का जो निर्माण है वो इस तरीके से किया गया कि रेशम जो नारियल है उसकी रस्सी का प्रयोग किया गया और उसमें कपास और ऑयल मिलाकर उसका निर्माण किया गया। तो अपने आप में ये बताता है कि हमारी
विरासत अद्भुत रही है और मजबूत रही है और निश्चित तौर पर ये विरासत से आधुनिक का जो सफर है वो इस कौंडिल्य के द्वारा पूरा हुआ है और दोनों रिश्तों में, समुद्री रिश्तों में एक नई गहराई दोनों देशों में देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ओमान में भारत। बिल्कुल, वो तस्वीरें आपके माध्यम से हमने बिल्कुल देखी भी। बहुत शुक्रिया नीरज, इस समय हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त थोड़ा सा कम है और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है तब एक नए दौर की शुरुआत होती है। आग से गुजरकर, मेहनत में ढलकर हम मजबूती को आकार देते हैं। मकर संक्रांति पर पतंगे आसमान छूती हैं और हम जमीन पर नींव को और मजबूत बनाते हैं। मोंगिया स्टील, मजबूत नींव, बुलंद भविष्य। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की कल से दिल्ली में शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन संसद भवन के परिसर में स्थित संविधान सदन में होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में सशक्त संसदीय व्यवस्था की बुनियाद को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा होगी। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन संसद भवन के परिसर में स्थित संविधान सदन में होगा। पीएम सम्मेलन में शामिल स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। यहाँ पर जो चर्चा होगी, संवाद होगा, जो अपने विचारों को साझा करेंगे, निश्चित रूप से उससे लोकतांत्रिक संस्थाएं भी मजबूत होगी। लोकतांत्रिक संस्थाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता आएगी और विशेष रूप से अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी की निष्पक्षता, तटस्थता और जवाबदेही, उसकी भी चर्चा होगी। सम्मेलन में 61 स्पीकर
और पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 42 राष्ट्रमंडल देशों और विश्व के विभिन्न हिस्सों की 4 अर्ध स्वायत्त संसदों की भागीदारी होगी। संसद और नागरिक भागीदारी के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की दिशा में ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की मेजबानी ने इस 28वें सम्मेलन को और खास बना दिया है। भारत की संसद को, भारत को इसको मेजबानी करने का अवसर मिला है। कनाडा में जब CSPOCA का सम्मेलन था, उस समय ये प्रस्ताव आया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में CSPOCA का सम्मेलन आयोजित किया जाए। भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। सशक्त संसदीय व्यवस्था लोकतंत्र की मजबूत इमारत का आधार है। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के इस सम्मेलन में उसी बुनियाद को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।